बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बड़ी बाजार में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीम अंसारी जो बुनकर नेता है और बात करेंगे कि जिस तरह से देश में कुछ दिनों पहले एक हमला हुआ पाकिस्तान में पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया, यहाँ की सेना ने भरपूर उसका जवाब दिया। उसके बाद ही बीच में डोनाल्ड ट्रम्प जी आ जाते हैं और सीज फायर हो जाता है। इसको लेकर इस समय सियासी घमासान बढ़ चुकी है कि इस इसे दौर में सीज फायर की क्या जरूरत थी। और इसी बीच अटल बिहारी जी का भी पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमको कभी फोन किया, हमने कभी उठाया नहीं और हमने जवाब दिया पूरी तरीके से। लेकिन प्रधानमंत्री जी किस तरह से वो इस चीज को मान लेते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी आके सीज फायर करवा देते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने देश और देश के सैनिकों को बधाई कि उन्होंने ये अज़्म लिया कि हमारे देश में आतंकियों द्वारा की गई घटनाओं को देखते हुए देश की फौजी हमारे जो थे पाकिस्तान में घुस के मारा, उनके ठिकानों को नष्ट किया। इसके लिए हमारे देश के फौजी साहिबान को और हमारे देश की सरकार को और हमारे देश की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम लोग शुक्रगुजार हैं सरकार के और फौजी साहिबान के, उन लोगों ने बड़ा साहस काम किया और हिम्मत करके हमला किया और पाकिस्तानियों को सबक सिखाया। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब किसी देश का व्यक्ति, या ट्रम्प कह लेते हैं, व्यक्ति क्या, ट्रम्प हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके कहने पर सीज फायर रोका जाता है, जबकि हमारे देश की सेना अनकरीब पीओके पर कब्जा कर लेती। इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये मौका था कब्जा करने का, ये मौका था जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को उसकी औकात में ले आने का ये मौका था। लेकिन किस वजह से ट्रम्प ने मोदी से कहा और मोदी जी ने सीज फायर का ऑर्डर कर दिया। ये हम सब के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश की सिपाहियों का मनोबल इससे गिरा होगा, हमारे देश की जनता का इससे मनोबल गिरा होगा। ये अफसोस का मामला है। बहरहाल मैं देश की जनता और देश के जवानों को, फौजी साहिबान को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत हिम्मत से काम दिया और जो लोग शहीद हुए इस कार्रवाई में, इस जंग में, या ये हमारे स्ट्राइक में, भारत की स्ट्राइक में जो लोग शहीद हुए उनको, उनके लिए खराज अकीदत पेश करता हूँ। ऐसे में जिस तरह एक तरफ तमाम मुद्दे थे, जैसे कि वह बोर्ड मामला था, उसके बाद जातिगत जनगणना पर बैकफुट पर सरकार आ गई, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार बहुत तरीके से देखा जाए तो कभी जो झुकने का या पीछे पैर करने का काम नहीं करती है हर मुद्दे पर, लेकिन इस पर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए, जाति जनगणना है, चाहे वह वोट का मैटर है या कोई और मैटर है, इस पर मामला लोग खामोश हैं। इस वक्त इसको ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, अब देखा जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पहले मामला देश का मामला था। हमारे देश पर आतंकियों द्वारा हमला, मतलब कई लोगों की जानें ली गई, हमला किया गया। एक तरह से आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए हमारे देश का हमला करना जरूरी था और सारी ताकत इस वक्त हम लोगों की उसी में लगी थी कि हम कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाएं, कैसे हम पीओके पर कब्जा करें, कैसे अपने देश में जो हमारे देश में घुस के आतंकवादी मारे उनको हम खत्म करें, नाबूद करें। लेकिन अफसोस की जो लोग हमारे देश में चल के आए थे मारने के लिए, हम उन्हें ना पकड़ सके, ना उन्हें चिन्हित करके मार सके। बहुत मारा, बहुत आतंकियों को हमारे फौजी ने मारा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो लोग आतंकी हमला किए थे, हमारे मासूम बहनों बेटियों की, जो भाइयों की जान, बच्चों की जान लिए थे, उन लोगों का बदला हम शायद नहीं ले सके।
हाँ, अभी तक जो मुख्य आतंकवादी थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए, इस बात का अफसोस है। अच्छा बहरहाल फिर मौका आएगा, मारेंगे घुस के पाकिस्तान को। अच्छा। ऐसे में जिस तरह से जाति जनगणना पर हम बात करेंगे कि इस पर सरकार क्यों मान गई और बहुत से एनआरसी और सीए जैसे बहुत से कानून आए और इसके बाद इस कानून पर सरकार कैसे सहमत हो गई, क्योंकि सरकार इसको लेकर भी काफी सवाल है लोगों में कि वो इस चीज को हजम नहीं कर पा रही। सरकार इसलिए मानी कि हमारे भारत के विपक्ष के नेता हजरात ने जबरदस्त तरीके से इसकी मुहिम चलाई और जनगणना तो सरकार मानी, इसके लिए सरकार को धन्यवाद कहते हैं और अपने देश के विपक्ष के नेताओं को, खासकर हमारी जो पार्टी के मुखिया हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को और क्या नाम है राहुल जी को और जो साथ में हमारी जो पार्टियां हैं विपक्ष की पार्टियां हैं, सब मुबारकबाद को मुस्तैद। और ये पीडीए का जो हमारा वो प्लेटफॉर्म है, जो पीडीए का जो हमारा संगठन बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये उसी की वजह से ये जनगणना के लिए सरकार मानी, क्योंकि इसमें पीडीए की जीत हुई है, समाजवादियों की जीत हुई है। इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन का ही मुद्दा आ रहा है कि एक देश एक चुनाव। अरे ये बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, ये सब खाली बरलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं। तो क्या लगता है जिस तरह से हमेशा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर सवाल करती रही विपक्ष, ईवीएम के खिलाफ तो विपक्ष को लड़ना ही चाहिए, क्योंकि ईवीएम ही एक ऐसा हथियार भाजपा सरकार के पास है जिससे वो हेरा फेरी करके चुनाव जीतती रहती है और बहुत से अधिकारियों को दबाव में लेकर के या किसी और लालच को देकर के वो चुनाव जीतने का काम सरकार करती है, इसमें अधिकारी लोगों की भूमिका भी रहती है। लेकिन बराबर जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद वो मुद्दे खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं पता चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, बराबर आप देखिए पोस्ट चल रही है। हाँ, ये है कि इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करना चाहिए पूरे देश भर में कि ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए आंदोलन। कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे हमला करती हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, किस तरह से देखते हैं इस मामले? अभी मैं आज देख रहा था प्रोग्राम, तो उसमें मध्य प्रदेश के कोई माननीय मंत्री जी जो बीजेपी के हैं, उन्होंने एक भाषण में अपने ये बात कहा कि हमने आतंकियों की जिन्होंने मेरी बहनों का बेटियों का सिंदूर छीना, उन आतंकियों की बहन को भेज के उनको सबक सिखाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा की उस सरकार के मंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इन नफरतबाजों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। भारत का मुसलमान किसी आतंकी का भाई बहन नहीं है। भारत का मुसलमान को बार बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए मरता है और